Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College, Bara, Rajasthan. Today we are going to study about cotton plant. कॉटन, आज हम कॉटन प्लांट की स्टडी करेंगे, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है हमारे लिए, इस सब के बारे में हम अब स्टडी करेंगे। बच्चों, कॉटन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कपास। कपास हमारे लिए इकोनॉमिकली कैसे यूज़फुल है? जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ तो रेशे उत्पादक पादपों का महत्व भी बढ़ता गया। हमारे लिए हमारी आवश्यकता क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट मानव को आवश्यकता क्या होती है? 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। पहला भोजन, अच्छा फूड हो, सेकंड वस्त्र और थर्ड आवास। पौराणिक काल से ही मनुष्य अपना तन ढकने के लिए व अन्य कार्य के लिए पादप रेशों का उपयोग करता रहा। इससे पहले एनिमल्स फाइबर्स का यूज़ करता था, जैसे ऊन, रेशम व फर, लेकिन इसका उत्पादन सीमित होता है, इसलिए मानव ने पादप रेशों का उपयोग किया। पादप रेशों में सबसे ज़्यादा अच्छा व ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? कपास के रेशे का। और ये कम समय में अधिक उत्पादकता देने वाला पादप होता है। कपास बॉटनिकल नेम गॉसिपियम फैमिली मालवेसी। वर्निकुलर नेम कपास। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादप भाग क्या है? बाह्य बीज सोल पर स्थित रेशे। कौन से रेशे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? बाह्य बीज चोल होता है, टेस्टा होता है, उसकी अधिचर्म जो होती है उस पर रेशेमय अभिवृद्धियाँ उत्पन्न होती हैं। इसमें लंबे सफ़ेद व मोटे रेशों को लिंट कहते हैं और वे बहुत छोटे सूक्ष्म रेशों को फस कहते हैं। लिंट क्वालिटी वाइज अच्छा रेशा होता है, लंबा पतला शाइनिंग वाला रेशा होता है, और लिंट रेशे से ही रुई प्राप्त होती है, इसलिए लिंट रेशा जो है हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया में सबसे अधिक एरिया में, पूरे विश्व में इंडिया में सबसे अधिक एरिया में इसकी बुआई होती है, लेकिन प्रोडक्शन में ये सेकंड नंबर पर है। चाइना पहले स्थान पर इसके प्रोडक्शन में आता है। और लीडिंग कंट्रीज आर इंडिया, यूएसए, रशिया, चाइना, ब्राज़ील। और इस इंडिया में इसकी चारों स्पीशीज को बोया जाता है। 1500 BC में हिंदुओं के पुराने ग्रंथ ऋग्वेद है, उसमें भी कॉटन थ्रेड्स का, सूत का उल्लेख किया गया है। भारत में निर्मित अत्यंत मुलायम व पतला कपड़ा ढाका मसलिन विश्व प्रसिद्ध क्लॉथ कहलाता है। बॉटनिकल कैरेक्टर ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन का पादप है 1 वर्षीय अथवा बहुवर्षीय, प्राय 1 से 2 मीटर लंबा, ऊंचा, श्रब या स्मॉल ट्री है। ये तो श्रब होता है या स्मॉल ट्री होता है, मेनली श्रब होता है। इसकी पत्तियाँ अनुपर्णी स्टिपुलेट होती हैं, सिंपल होती हैं, पामेटली लॉब्ड होती हैं। पुष्प जो होते हैं एकल कक्षीय, सोलिटरी एक्सिलरी, रेगुलर और बाइसेक्सुअल होते हैं।
इसका फल कैप्सूल होता है जिसे कपास का डोडा कहते हैं। इकोनॉमिकली हमारे लिए कपास का डोडा ही इम्पोर्टेंट है। इसका फल क्या होता है? कैप्सूल होता है जिसे हम कपास का डोडा कहते हैं। कैप्सूल के प्रत्येक कोष्ठ में 9 बीज होते हैं। इनकी सतह पर सफ़ेद दीर्घ मुलायम फाइबर से ढकी होती है। बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कि कॉटन के जो बाह्य बीज टेस्टा होते हैं, इसकी सरफेस पर 2 तरह की रेशेमय आउटग्रोथ अतिविधियाँ होती हैं जो कि लिंट और फस के नाम से जानी जाती हैं। लंबे सफ़ेद व मोटे रेशों को लिंट कहते हैं जबकि बहुत सूक्ष्म रेशों को फस कहते हैं। लिंट रेशे से लिंट फाइबर से हमें कॉटन प्राप्त होती है, अच्छी क्वालिटी की रुई प्राप्त होती है, जबकि फस हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट नहीं होता। लिंट फाइबर जो होता है एक कोशिकीय लंबा खोखला रेशा होता है जिसकी भित्ति पर सेलुलोज का सर्पिल रूप से निक्षेपण होता है। 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक लिंट में 150 से 300 सर्पिल हो सकते हैं। किसी भी रेशे में जितने अधिक संख्या में सर्पिल होते हैं वह कताई व बुनाई की दृष्टि से वह उतना ही उपयुक्त होता है। रासायनिक दृष्टि से लिंट में सेलुलोज 94%, प्रोटीन 1.3%, पेक्टिन 0.9%, वाटर 0.6%, शुगर 0.3% व लेश मात्रा में ट्रेसेस रंजकों से बना होता है। अब हम कॉटन के कल्टीवेशन पे आते हैं। कपास की खेती। कपास की खेती कैसे की जाती है? कपास के लिए खेत को 2-3 बार हल चलाकर तैयार किया जाता है। बीज बोने से पहले उसमें गोबर और मिट्टी द्वारा विवेचन किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कल जूट वाले चैप्टर में बताया था कि उसके अंदर हम जो खेत में हल चलाकर उसके अंदर हम क्या डालते हैं? गोबर व राख डालते हैं ताकि उसमें फास्फोरस व नाइट्रोजन हमें मिल सके। इसमें हम हल चलाने के बाद मिट्टी व गोबर की खाद डालते हैं। बीजों की बुआई अप्रैल से जून के बीच मानसून की प्रथम वर्षा के पश्चात की जाती है। बीजों को या तो खेत में छिटका जाता है या उनको दबाकर डिबिंग प्रोसेस से दबाकर रोपा जाता है। बीज सामान्यतः पंक्तियों में बोए जाते हैं। पौधे के बीच 0.5 से 1 मीटर की दूरी रखी जाती है। पौधे की ऊंचाई सामान्यतः 1 मीटर रखी जाती है तथा पार्श्व शाखन प्रेरित करने के लिए उसकी जो मेन ब्रांच होती है उसको शीर्ष से काटा जाता है ताकि लेटरल में उसकी ब्रांचेज उत्पन्न हो जाएं। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए इसमें नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग भी किया जाता है। हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं? हार्वेस्टिंग बिगिन अबाउट 6 मंथ आफ्टर सोइंग। हार्वेस्टिंग जो है हम 6 महीने बोने के 6 महीने बाद स्टार्ट करते हैं। ये कॉटन कल्टीवेशन का सबसे एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है। हार्वेस्टिंग में या तो हम हाथ के द्वारा हैंड पिकिंग द्वारा हम कॉटन को हाथ के द्वारा इनको लेते हैं जो चीप पड़ता है, हाथ के द्वारा इसको कलेक्ट करते हैं, या फिर विदेशों में क्या करते हैं मैकेनिकल हार्वेस्टिंग होती है जो मशीन के द्वारा उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग। Before raw cotton is spun into yarn and woven into cloth, it must pass through a number of process. जब रॉ कॉटन होती है उसको उससे धागा बना के और उसको बुना जाता है, उससे फिर कपड़ा बनाया जाता है,
उस सब प्रोसेस से पहले उसको कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है गिनिंग। गिनिंग मीन्स ओटनी। इस प्रक्रिया में खेत में उपस्थित कपास के डोडे या कैप्सूल जो होते हैं, कपास के डोडे होते हैं, उनसे कैप्सूल भित्ति, मिट्टी व अन्य भारी पदार्थ हटाकर फाइबर, रोआ, फज आदि को अलग कर दिया जाता है। सिर्फ एक मेन फाइबर जो है वही इसके जो यूज़ में आता है उसी को हम यूज़ करते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। इसके लिए रोलर गिन या सा टाइप गिन का उपयोग किया जाता है। यद्यपि रोलर गिन से रोआ साफ करने की प्रक्रिया बहुत स्लो होती है, लेकिन इससे इसके फाइबर्स को क्षति कम पहुंचती है। गिनिंग हो गया। गिनिंग करने के बाद हम बेलिंग करते हैं, यानी बेलिंग मीन्स गांठ तैयार करना। गिन से प्राप्त, ओटनी से प्राप्त कपास को द्रव चालित शिकंजे से दबाकर गांठें बना दी जाती हैं, बेल्स बना दी जाती हैं। गिन से प्राप्त कॉटन होती है, उसको हाइड्रोलिक प्रेस में दबा दिया जाता है और इसकी गांठों में इसको बांध दिया जाता है। प्रत्येक गांठ का वजन 226 किलोग्राम यानी 500 पाउंड के बराबर होता है। बेलिंग करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है इसका पिकिंग, चयन। कपड़ा मिलों में कपास की गांठों को खोलकर उसको स्कल्पचर में डाला जाता है, करछिल में डाला जाता है, जिसमें कपास को भली भांति हिलाकर इसके सभी भारी पदार्थ हटा दिए जाते हैं तथा फाइबर्स को पृथक कर चादर में फैला दिया जाता है। पिकिंग प्रोसेस कैसे करते हैं बच्चों? कपड़ा मिलों में कपास की गांठों को खोलकर और उसको स्कल्पचर में डाला जाता है, जिसमें कपास को भली भांति हिलाकर सभी भारी पदार्थ को हटा दिया जाता है, वे फाइबर्स को चादर पे फैला दिया जाता है। पिकिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? कार्डिंग का होता है। कार्डिंग मीन्स धुनाई। स्कल्पचर में कपास के छोटे छोटे पिंड लम्स बचे रह जाते हैं। इन पिंडों को पुनः कार्डिंग मिल्स में डालकर इसके फाइबर को पृथक कर दिया जाता है। कार्डिंग मीन्स धुनाई। स्कल्पचर में कपास के छोटे छोटे से लम्स बचे रह जाते हैं। इन लम्स को पुनः धुनाई मशीनों, कार्डिंग मिल्स में डालकर फाइबर्स को पृथक कर दिया जाता है। कार्डिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है कॉम्बिंग का। कॉम्बिंग मीन्स कंकतीकरण। कंकतीकरण करते हैं। कॉम्बिंग वह प्रक्रिया है जिसमें छोटे छोटे फाइबर्स को अलग किया जाता है। कॉम्बिंग में क्या करते हैं? छोटे छोटे फाइबर्स को रिमूव किया जाता है। कॉम्बिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है ड्राइंग। ड्राइंग में फाइबर्स को सीधा किया जाता है। इस चरण में पृथक किए गए लंबे रेशों को सीधा किया जाता है। कर्षण प्रोसेस में पृथक किए गए लंबे रेशों को सीधा किया जाता है, वे इनकी पोनियाँ बनाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है ट्विस्टिंग का। इस अंतिम चरण में कपास की पोनियों से धागा बुना जाता है। इस धागे को कपड़ा निर्माण हेतु मिल में भेजा जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? ट्विस्टिंग। इस चरण में कपास की पोनियों से धागा बुना जाता है, वे इस धागे को कपड़ा मिलों में कपड़ा बनाने के लिए भेज दिया जाता है। प्रोसेस में इस तरह 7 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट गिनिंग यानी ओटना, सेकंड बेलिंग यानी गांठें बनाना, थर्ड पिकिंग यानी चयन करना, फोर्थ कार्डिंग यानी कि धुनाई करना, फिफ्थ कॉम्बिंग यानी कंकतन करना, फिफ्थ ड्राइंग यानी कर्षण और सेवंथ ट्विस्टिंग यानी कि काटना।
अब कॉटन फाइबर्स जो वहाँ पे मिलों में भेजे जाते हैं तो उनकी भी कुछ क्वालिटीज होती हैं। कितने तरह के कॉटन फाइबर्स होते हैं? मेनली 3 तरह के कॉटन फाइबर्स होते हैं। लिंट फर्स्ट तो इसके टाइप्स हो गए, लेकिन लंबाई के आधार पर इसके लिंट जो होते हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे लॉन्ग स्टेपल फाइबर, इन तंतुओं की लंबाई सर्वाधिक होती है, 26 से 60 मिलीमीटर होती है। संगठन व रंग में उत्तम होने के कारण इससे हाई क्वालिटी के वस्त्र जो होते हैं इससे बनते हैं। सेकंड होते हैं मीडियम स्टेपल फाइबर। इन तंतुओं की लंबाई 15 से 50 मिलीमीटर होती है, लेकिन ये इतने सफ़ेद चमकीले सफ़ेद नहीं होते हैं, इनमें कम चमक होती है। वे इसका संगठन भी खुरदरा होता है, इसलिए इसका यूज़ उत्तम वस्त्रों के निर्माण में नहीं किया जाता। इससे थोड़े से मीडियम क्वालिटी के क्लोथ्स बनते हैं। तीसरे होते हैं शॉर्ट स्टेपल फाइबर, जो कि अत्यधिक छोटी लंबाई के तंतु, वे कम चमक के, वे खुरदरे संगठन वाले होते हैं। इससे लोअर ग्रेड के कपड़े बनते हैं। इंडिया में कपास का व्यावसायिक महत्व को देखते हुए इंडिया में 2 इंस्टीट्यूट कार्य करते हैं। पहला सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, दूसरा कॉटन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लैबोरेटरी। इन अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से कपास की कई उन्नत किस्मों का विकास किया गया, जैसे कृष्णा, सुजाता, भारती, K8, महालक्ष्मी, MCU 7, बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती, RST 9। कपास की किस्में कौन कौन सी होती हैं बच्चों? भारत में कृष्य जातियों को उनकी भौगोलिक वितरण के अनुसार लो वर्ड कॉटन और न्यू वर्ड कॉटन के नाम से जानते हैं। लो वर्ड कॉटन में गोसिपियम आर्बोरियम व गोसिपियम हर्बेसियम आती है। न्यू वर्ड कॉटन में गोसिपियम हिर्सुटम व गोसिपियम बारबेडेंस की खेती भारत में होती है। कपास हमारे लिए इकोनॉमिकली कैसे इम्पोर्टेंट है? सबसे महत्वपूर्ण तो है इसका फाइबर, जिसका उपयोग वस्त्र निर्माण में होता है। कपास के रेशे नंबर 1 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। कपास के रेशे जिन्हें हम लिंट कहते हैं, उसमें अन्य रेशे मिलाए जाते हैं। इनसे सूती वस्त्र या मिश्रित वस्त्र बनाए जाते हैं। सेकंड, कपास के रेशे लिंट अत्यंत नरम होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए उत्तम क्वालिटी के सूती वस्त्र इससे डायरेक्टली लिंट के धागे से बनाए जाते हैं। थर्ड, कपास से प्राप्त छोटे रेशे जिन्हें फस कहते हैं, उनका उपयोग गद्दे तकिए भरने में किया जाता है। फोर्थ, इनसे प्राप्त धागे जो होते हैं उनकी तनन सामर्थ्य टेंसिल स्ट्रेंथ अधिक होने के कारण रस्सी, कैनवास, दरियाँ, टापर आदि बनाने में उपयोग लिए जाते हैं। फिफ्थ, कपास के रेशों का अवशोषण गुणांक अत्यधिक होने के कारण एब्जॉर्बेंट कॉटन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। 6, कास्टिक सोडा से कपास के रेशों को उपचारित करके मर्सराइज्ड कॉटन बनाई जाती है। 7, कपास के रेशों से कीटाणु रहित कॉटन पट्टियाँ तैयार की जाती है, जिसका उपयोग अस्पताल व नर्सिंग होम में ड्रेसिंग के लिए किया जाता है। कपास के रेशे जो होते हैं उनको स्टरलाइज करते हैं, उनसे पट्टियाँ बनाई जाती हैं, जिनका उपयोग अस्पताल व नर्सिंग होम में ड्रेसिंग के लिए किया जाता है। 8, कपास के पौधों से बीज प्राप्त होते हैं। ऊपर से हमने निकाल दिए लिंट व फज को अलग कर दिया, तो नीचे क्या बचे? बीज बचे। इन बीजों को हम क्या कहते हैं? बिनोला कहते हैं। इनसे हम खाद्य तेल का निष्कर्षण किया जाता है।
9th, खाद्य तेल के निष्कर्षण के पश्चात बचे हुए पदार्थ को क्या बोलते हैं? खली, केक कहते हैं, जिनका उपयोग पशु आहार के रूप में, स्टॉक फूड के रूप में किया जाता है। पहला क्या है? कोई भी सीड है उस पर रेशे लगे हुए हैं, उन रेशों को, लिंट को और फज को हमने सेपरेट कर लिया, वो हमारे लिए काम आ गए। लिंट तो हमारे लिए क्या आ गया? वस्त्र बनाने के काम आ गया, पट्टियाँ बनाने के काम आ गया। फज हमारे भरावन के लिए काम आ गया, या जो भी है फज जो है भरने के लिए, अंदर गद्दे तक की भरने में काम आ गया। उसके बाद बचा हमारा सीड क्या है? बिनोला। बिनोले से हम क्या निकालते हैं? तेल निकालते हैं, जो हमारे भोजन के लिए उपयोगी है। उस तेल को निकालने के बाद जो खली बचती है, केक बचता है, उसका उपयोग हम क्या करते हैं? पशु आहार के रूप में करते हैं। 10th, गोसिपियम पादप के सूखे हुए तने, कॉटन स्टार्च का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। 11th, पौधे की पत्तियां जो होती हैं, इसकी लीव्स जो होती हैं, उसको पशु के चारे के रूप में, फोडर के रूप में उपयोग किया जाता है। 12th, कपास के पौधों की जड़ों का उपयोग अर्गट औषधि के निष्कर्षण हेतु किया जाता है। 13, सेलोफेन कागज, रेयन आदि के निर्माण में कपास के रेशों का उपयोग किया जाता है। 14, कपास का अन्य भागों में उपयोग के पश्चात अनुपयोगी भाग जैसे पादप अंग, पत्तियां, टहनी आदि का उपयोग कृषक खाद के रूप में करते हैं। लास्ट, पत्तियों का उपयोग मृदा संरक्षण हेतु भी किया जाता है। इस तरह कपास पादप का हर भाग उपयोगी है। रूट अर्गट रोग की औषधि के निर्माण में काम आती है। स्टेम इसका जलाने में काम आता है। लीव्स पशुओं के आहार के रूप में काम आती है। अब इसके सीड्स जो हैं, सीड्स से हमें फाइबर्स प्राप्त होते हैं, बिनोला प्राप्त होता है, केक प्राप्त होता है। तो इस तरह कपास का हर भाग हमारे लिए इकोनॉमिकली यूज़फुल है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट बच्चों।